नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट में। मैं आपका होस्ट शुभांशु और आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ उपन्यास नहीं है बल्कि भारतीय किसान की आत्मा की चीख है। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद का अमर उपन्यास गोदान। आज का एपिसोड थोड़ा लंबा होगा तो थोड़ा धैर्य से सुनिए और हम इस एपिसोड में सब कुछ बात करेंगे, सारी स्टोरी की बात करेंगे, क्योंकि गोदान जैसी रचना को जल्दी जल्दी निपटाया नहीं जा सकता। इसमें होरी की सांसें हैं, धनिया की आग है और पूरे ग्रामीण भारत का दर्द है। अगर आपने गोदान पढ़ा है तो आज हम उसे एक नए नज़रिए से देखेंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो आज के बाद आप उसे ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा परिचय। गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ था। यह प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। वे उसी साल अक्टूबर में चल बसे, यानी यह उनकी अंतिम सांस की तरह है, पूरी परिपक्वता के साथ लिखी गई रचना। प्रेमचंद इससे पहले सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, निर्मला जैसी रचनाएं लिख चुके थे, लेकिन गोदान में वे आदर्शवाद से एक कदम आगे निकल गए। यहाँ वे सिर्फ समस्या दिखाते नहीं बल्कि व्यवस्था की जड़ों तक जाते हैं। गोदान का मतलब है गाय का दान। हिंदू परंपरा में मृत्यु के समय गाय दान करने से आत्मा की मुक्ति होती है। होरी की पूरी जिंदगी का सपना एक गाय पालना है, लेकिन अंत तक वह गाय नहीं मिलती और यही इस उपन्यास का सबसे बड़ा त्रासदी है। अब बात करते हैं कहानी की, लेकिन ध्यान रखिए मैं पूरी कहानी स्पॉइल करने के साथ नहीं बताऊंगा। बस इतना कि आप समझ सकेंगे कि प्रेमचंद ने क्या बुना है। होरी महतो एक छोटा किसान है। उसके पास छोटी सी जमीन है, एक झोपड़ी है और एक बड़ा सपना है, गाय। गाय उसके लिए सिर्फ दूध नहीं है, गाय मर्यादा है, सामाजिक प्रतिष्ठा है और धार्मिक पुराण है। होरी सोचता है कि अगर उसके पास गाय होती तो गांव वाले उसे इज्जत की नज़र से देखते, लेकिन गरीबी का साया इतना गहरा है कि हर कदम पर कर्ज का पहाड़ खड़ा हो जाता है। भाई हीरा की ईर्ष्या, पंचायत के जुर्माने, जमींदार साहब के दबाव, महाजनों का सूद, सब मिलकर होरी को जकड़ लेते हैं। उसकी पत्नी धनिया लगभग एक अलग ही किस्म की औरत है। वह होरी से ज़्यादा साहसी है, ज़्यादा यथार्थवादी है। जब होरी धर्म और मर्यादा की बात करता है तो धनिया साफ कहती है, मर्यादा से पेट नहीं भरता। बेटा गोबर शहर चला जाता है, वहाँ वह नई जिंदगी खोजता है, लेकिन शहर भी शोषण का एक नया रूप लेकर आता है। समांतर रूप से शहर में मेहता, मालती, खन्ना जैसे पात्रों की कहानी चलती है। आधुनिक मध्यम वर्ग की कहानी जहाँ प्रेम, विवाह, पूंजीवाद और आदर्शवाद की बहस होती है। दो धाराएं एक साथ चलती हैं, एक गांव की, एक शहर की, और दोनों धाराएं अंत में एक ही सच्चाई पर जा मिलती हैं। शोषण हर जगह है, सिर्फ रूप बदल जाता है। अब आइए पात्रों को थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि गोदान की असली ताकत उनके पात्रों में है। सबसे पहले होरी। होरी सिर्फ एक किसान नहीं है, वह पूरे भारतीय किसान वर्ग का प्रतीक है। वह मेहनती है, ईमानदार है, धर्मभीरू है। वह जानता है कि दुनिया अन्याय से भरी है, फिर भी वह लड़ नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर मर्यादा का जहर घुल चुका है। समाज ने उसे सिखाया है कि पंच परमेश्वर होते हैं, जमींदार माई बाप होते हैं और गरीब को चुपचाप सहना चाहिए। होरी की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह व्यवस्था का विरोध नहीं करता,
वह खुद को दोषी मानता है। जब उस पर जुर्माना लगता है तो वह कहता है, पंच तो भगवान की आवाज होते हैं। यह वाक्य सुनकर दिल बैठ जाता है। प्रेमचंद जहां दिखाते हैं कि गुलामी सिर्फ बाहर की ही नहीं, अंदर भी होती है। अब धनिया धनिया गोदान की असली हीरोइन है। वह गरीब है, अनपढ़ है, लेकिन उसकी आत्मा स्वतंत्र है। वह होरी से बहस करती है, समाज से टकराती है और अंत तक अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ती। जब होरी मर जाता है तो धनिया ही वह दृश्य रचती है जो उपन्यास को अमर बना देता है। वह 20 आना निकालकर होरी के ठंडे हाथ में रखती है और कहती है, लो यह तुम्हारा गोदान है। यह दृश्य सिर्फ मार्मिक नहीं है, यह व्यवस्था पर सबसे बड़ा व्यंग है। गाय नहीं मिली तो 20 आना दे दिए, जैसे गरीब की आत्मा का मोल 20 आना हो। एक पात्र है गोबर। गोबर नई पीढ़ी का चेहरा है। वह गांव की बंदिशों से भागता है, शहर जाता है, लेकिन वहां भी शोषण का नया जाल फंसता है। गोबर के माध्यम से प्रेमचंद बताते हैं कि शहर भागना समाधान नहीं है। राय साहब जो कि जमींदार हैं, बाहर से बहुत उदार, अंदर से शोषण। वह भाषण देते हैं कि किसानों की भलाई करनी चाहिए, लेकिन लगान वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वह दोहरे चरित्र का प्रतीक है जो आज भी राजनीति और समाज में दिखता है। दाता दीन यह एक पंडित हैं, धर्म को व्यवसाय करने वाला। वह होरी को उपदेश देते हैं, लेकिन खुद नैतिकता का मजाक उड़ाता है। प्रेमचंद ने धर्म की पाखंडता को बहुत तीखे अंदाज में दिखाया है। और फिर शहर के पात्र, जिसमें प्रोफेसर मेहता और मालती, वे आधुनिक भारत के प्रतिनिधि हैं। वे प्रेम, विवाह, नारी स्वतंत्रता पर लंबी लंबी बहस करते हैं, लेकिन उनकी बहस होरी की वास्तविक पीड़ा से कोसों दूर है। प्रेमचंद वहाँ एक गहरी बात करते हैं। बुद्धिजीवियों की सहानुभूति अक्सर सिर्फ शब्दों तक सीमित रह जाती है। अब बात करते हैं थीम्स की। गोदान सिर्फ एक कहानी नहीं, कई परतों की रचना है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण थीम है कर्ज का चक्र। होरी जन्म से कर्ज में है, जिंदगी भर कर्ज में जीता है और कर्ज में ही मरता है। सूद ऐसा बढ़ता है जैसे आग। फसल होती है तो महाजन ले जाते हैं, नहीं होती है तो जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि किसान की गरीबी कोई व्यक्तिगत असफलता नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की देन है। जमींदार, महाजन, पटवारी, पुलिस सब एक श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। दूसरी थीम है मर्यादा का मिथक। होरी के लिए मर्यादा सब कुछ है। वह गाय इसलिए चाहता है कि गांव वाले उसे इज्जत दें, लेकिन वही मर्यादा उसे बार बार कमजोर बनाती है। प्रेमचंद पूछते हैं, गरीब आदमी मर्यादा का बोझ कब तक ढोएगा? जब पेट खाली हो तो मर्यादा का क्या मतलब है? तीसरी थीम है धर्म और जाति का पाखंडता। दाता दीन जैसे लोग धर्म को हथियार बनाते हैं। गोदान जैसी पवित्र क्रिया जैसे पैसे से जुड़ी दिखाई गई है। जाति व्यवस्था किसानों के आपस में बांटती है। हीरा और होरी सगे भाई हैं, लेकिन ईर्ष्या उन्हें दुश्मन बना देती है। चौथी थीम है स्त्री जीवन। धनिया, झुनिया, सिलिया तीनों अलग अलग रूप से शोषण का शिकार होती हैं, लेकिन धनिया सबसे अलग है। वह चुप नहीं रहती, वह लड़ती है। प्रेमचंद ने धनिया के माध्यम से दिखाया है कि ग्रामीण नारी कितनी मजबूत हो सकती है। पांचवी थीम है गांव बनाम शहर। गांव की पुरानी व्यवस्था टूट रही है, शहर में नई पूंजीवादी व्यवस्था पनप रही है। दोनों जगह शोषण है। गोबर शहर जाता है, लेकिन वहां भी मजदूर बनकर रह जाता है। प्रेमचंद बताते हैं कि पलायन समाधान नहीं है। छठी थीम है आदर्शवाद बनाम यथार्थ। पहले के उपन्यासों में प्रेमचंद गांधीवादी आदर्शों पर ज्यादा भरोसा रखते थे।
गोदान में वे थके हुए नजर आते हैं। वे देखते हैं कि सिर्फ नैतिकता से व्यवस्था नहीं चलती, व्यवस्था को जड़ से चुनौती देनी पड़ती है। अब थोड़ा शैली और संरचना की बात करते हैं। गोदान की भाषा बहुत सरल है। प्रेमचंद ने जानबूझकर आम बोलचाल की भाषा चुनी। पात्र अपनी जाति, वर्ग और शिक्षा के अनुसार बोलते हैं। होरी की भाषा अलग है, राय साहब की भाषा अलग है, मेहता की भाषा अलग है। वह भाषाई विविधता उपन्यास को जीवंत बनाती है। कथानक दो धाराओं से चलता है, ग्रामीण और शहरी। कुछ आलोचक कहते हैं कि शहरी कथा थोड़ी शिथिल है, लेकिन मेरी नज़र में दोनों धाराएं एक दूसरे को पूरक करती हैं। गांव की पीड़ा को शहर की उदासीनता और ज़्यादा उजागर करती है। चरित्र चित्रण प्रेमचंद की सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी पात्र एक कयामी नहीं है। होरी सिर्फ अच्छा नहीं है, इसमें कमजोरियां भी हैं। राय साहब सिर्फ खलनायक नहीं है, उनमें मानवीय पक्ष भी है। यही जटिलता गोदान को महान बनाती है। अब ऐतिहासिक संदर्भ समझते हैं। 1930 का दशक था जब यह उपन्यास प्रकाशित हुआ। ब्रिटिश राज चरम पर था। जमींदारी प्रथा पूरे जोरों पर थी। किसान आंदोलन कर रहे थे। महात्मा गांधी का प्रभाव काफ़ी था, लेकिन प्रेमचंद सिर्फ गांधीवाद समाधान से संतुष्ट नहीं थे। वे कार्ल मार्क्स के विचारों से भी प्रभावित हो रहे थे। प्रगतिशील लेखक संघ का संगठन हो चुका था और प्रेमचंद उसके पहले अध्यक्ष बने थे। गोदान उसी माहौल की उपज है जिसमें ब्रिटिश शासन की धीमी आलोचना कम है, लेकिन देसी शोषकों, जमींदार, महाजन, पंडित की आलोचना बहुत तीखी है। प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि समस्या सिर्फ अंग्रेज की नहीं, हमारी अपनी व्यवस्था की भी है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, गोदान आज क्यों प्रासंगिक है? दोस्तों, 1936 से लेकर 2026 तक लगभग 90 साल बीत गए, लेकिन किसान की हालत कितनी बदली? कर्ज अभी भी है, आत्महत्याएं अभी भी होती हैं, गांव से शहर पलायन अभी भी जारी है, मर्यादा का बोझ अभी भी गरीबों के सिर पर है। अब हम अन्नदाता की बात करते हैं तो गोदान याद आता है। जब हम किसान आंदोलन देखते हैं तो होरी की छवि उभरती है। जब हम देखते हैं कि गरीब आदमी धर्म और समाज के नाम पर चुपचाप सहता रहता है तो धनिया की आवाज़ गूंजती है। गोदान हमें याद दिलाता है कि साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वह समाज का आईना भी होता है। और कभी कभी यह आईना इतना साफ होता है कि हम अपनी शक्ल और सिरहन इसमें देख सकते हैं। कुछ आलोचक गोदान पर आरोप लगाते हैं कि इसमें क्रांति का आह्वान नहीं है। होरी लड़ता नहीं, सहता है। लेकिन प्रेमचंद का उद्देश्य क्रांति का नारा लगाना नहीं था। उनका उद्देश्य था सच्चाई को उसकी पूरी क्रूरता के साथ रखना। वे चाहते थे कि पाठक खुद सोचे, खुद गुस्सा करे और खुद ही सवाल पूछे। और यही गोदान की सबसे बड़ी सफलता है। यह उपन्यास हमें जगाता है, हमें असहज करता है, हमें आईना भी दिखाता है। दोस्तों, अब बात समाप्त करने का समय आ गया है। गोदान पढ़ना आसान नहीं है। यह आपको रुलाएगा, आपको गुस्सा दिलाएगा, आपको सोचने पर मजबूर करेगा, लेकिन एक बार पढ़ लेने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। होरी आपकी स्मृति में बस जाएगा। धनिया की आवाज़ आपके कानों में गूंजती रहेगी और जब भी आप किसी गरीब किसान को देखेंगे तो आपको याद आएगा उसके पास भी शायद कोई अधूरा सपना है, कोई गाय है जो कभी पूरी नहीं हो पाई। अगर आपने अभी तक गोदान नहीं पढ़ा तो मैं आपसे विनम्रता से अनुरोध करता हूँ, पढ़िए। हिंदी में मूल रूप से पढ़िए, अनुवाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मूल का मज़ा कुछ और है। और अगर आप पढ़ चुके हैं तो फिर से पढ़िए। हर बार पढ़ने पर एक नई परत खुलती है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि गोदान का कौन सा पात्र आपको सबसे ज़्यादा छू गया, होरी का
या फिर धनिया का या कोई और अन्य पात्र। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और इंसानियत को जिंदा रखिए। नमस्कार।